हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। माय नेम इज दीपक दत्त ममगाई। मैं सीनियर फैकल्टी हूँ इक्वेशंस आईएएस का। आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इंडिया का टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है और हजारों लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करना। सिविल सर्वेंट बनने के बाद हम सोसाइटी से रिलेटेड काफ़ी डिसीजंस ले सकते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट हमारे पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। जैसे कहा जाता है कि इस देश को 3 लोग चलाते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। ठीक है, ये 3 लोग चलाते हैं। तो एज अ सिविल सर्वेंट अगर हम देखें तो जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट का डीएम जो है वो ही सारे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लेता है। तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया जा सकता है। तो आज हम ऐसे ही एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बातचीत करेंगे अपनी लाइफ के बारे में, सफलता के लिए क्या जरूरी है और सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरीके से करते हैं, क्या अप्रोचेस होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडीज की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज हम बातचीत करेंगे सीनियर आईएएस ऑफिसर विजय ढोंडियाल जी, जो कि जून 2020 में ही रिटायर हुए हैं। ये उत्तराखंड का एक जाना माना नाम, जाना माना चेहरा है और ये अपने डेडिकेशन और सिंसियरिटी के लिए जाने जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी ये काफ़ी बिजी हैं। तो हम इन्हें धन्यवाद देंगे कि इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। और श्री विजय ढोंडियाल जी अभी भी काफ़ी बिजी हैं और इन्होंने अपना एक अखबार भी निकाला है जिसकी वेबसाइट है www.digitalakbar.com। तो आइए स्टूडेंट्स बातचीत स्टार्ट करते हैं। इस बातचीत से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिविल सर्वेंट किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जीएस की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, करंट अफेयर्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आइए बातचीत स्टार्ट करते हैं। हम दोबारा से धन्यवाद देते हैं श्री विजय कुमार ढोंडियाल जी का कि वो हमारे साथ जुड़े और हमारे स्टूडेंट्स को इतने इंपॉर्टेंट इनपुट दिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर इन अ कैंडिड कन्वर्सेशन विद सीनियर आईएएस ऑफिसर विजय ढोंडियाल। तो सर, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो सर, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अध्यापक था। करीब 4 वर्ष मैंने पॉलिटिकल साइंस स्नातकोत्तर स्तर पे और स्नातक स्तर पे पढ़ा है। उसके बाद मैं सीतापुर ट्रांसफर हुआ था, वहाँ से मेरा पीसीएस में चयन हो गया। उसके बाद में 2002 से आईएएस में था। ओके, तो क्या स्ट्रगल आपने फेस किया अपने चाइल्डहुड से? स्ट्रगल तो बहुत था। मैं अल्मोड़ा में पढ़ता था, वहीं से मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा हुई। ये मैंने पाया कि वहाँ पर न तो अच्छी लाइब्रेरियाँ थी, न अच्छी पत्रिकाएँ थी। उस जमाने में हमारी क्लासरूम टीचिंग की भी अल्मोड़ा में कोई व्यवस्था नहीं थी। अब तो कुमायूं के भी सुदूर अंचलों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्लासरूम टीचिंग की बात होती रही है, लेकिन मेरे ज़माने में बिल्कुल था। 6 रुपये की कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती थी, बस वही हमारा सहारा था। और कंपटीशन मास्टर, वहाँ की एक जिला लाइब्रेरी थी, उसमें अखबार आते थे, उसी को बैठ के पढ़ते। हाँ जी सर, कुछ ऐसा बताइए अपने चाइल्डहुड के बारे में जो आपकी फैमिलीज या लोग ना जानते हों। देखिए, मेरे पिताजी तहसीलदार थे और मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई और मेरी भाभी भी पीसीएस अफसर हैं। तो हम सब लोग मिलके प्रयास करते रहे। सब बड़े भाई साहब इलाहाबाद में पढ़ते थे, इसलिए वो संस्कार हमारे मन मस्तिष्क में अंकित हो गया। जहाँ तक उसकी बात है चाइल्डहुड स्मृतियों की, अल्मोड़ा जैसी जगह में मेरा 4 फर्स्ट क्लास है और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई को आरंभ किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में टॉप किया था और मेरी इस तरह की शिक्षा दीक्षा निरंतर एक बहुत शांत और अच्छे परिवेश में होती रही। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे जो शिक्षक थे वो शिक्षकों ने मेरी परीक्षा के अभाव को भी पूर्ति किया। ओके, तो आपका इतना लंबा टाइम का एक्सपीरियंस रहा है, गवर्नेंस में रहे हैं, तो कई बार पॉलिटिशियंस या सिविल सोसाइटी से या मीडिया से कई बार प्रेशर आता होगा, तो उस सारे प्रेशर को आप मैनेज कैसे करते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है।
देखिए, जब आप सिविल सर्विस में आते हैं तो ये मान के चलिए कि नेताओं का, सिविल सोसाइटी का और आजकल बढ़ती हुई जनता की प्रजातंत्र में जो भूमिका है उसमें जो है समय समय पर चुनौतियाँ और वो आती, सर्वत्र विकास का दबाव है, विकास का द्वंद्व है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को जो नेताओं, चाहे नेता हैं, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल छुटभैया है, सबसे किसी न किसी रूप में दबाव पड़ता ही है। लेकिन एक बात मैंने देखी, अगर आप स्ट्रेट हैं, अगर आप सीधी बात करना जानते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग हस्तक्षेप नहीं करते। मुझे संयोग से ज़िंदगी में किसी मीडिया वाले ने कोई परेशान नहीं किया। इसके साथ साथ नेताओं के साथ भी मैंने अपनी बात को, जब भी उनको प्रतिकूल बात के होते हुए भी जब भी मैंने उसे बहुत क्लियरली उनके सामने रखा तो लोग बाय एंड लार्ज एग्री कर जाते हैं या कहते हैं कि इसे इस तरह से कर लीजिए ताकि हम मतलब हम अपना जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है उसको भी पूरा कर लें और आपको भी असुविधा ना हो। हाँ जी, तो आपका काफ़ी नाम रहा है, बड़े चैलेंजेस वाले रोल भी मिले हैं। हाँ। काफ़ी अच्छे से आपने निभाया है। 2013 में केदारनाथ ट्रेजेडी के टाइम पर भी काफ़ी चैलेंजेस थे। उस समय तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी उत्तराखंड में। तो उस समय 2013 का जो चैलेंज था केदारनाथ ट्रेजेडी, तो वो कैसे देखते हैं? देखिए, चैलेंजेस का तो हाल ये था कि हम लोग हमेशा चैलेंजेस के बीच ही नौकरी करते हैं। मेरा सेवा काल सहारनपुर, लखनऊ, इन मुख्य जगहों पर बीता है। तो इन जगहों पे मैंने देखा कि अयोध्या क्राइसिस के समय मेरे को लगातार लखनऊ के चौक एरिया में ड्यूटी करनी पड़ी दिन रात। इससे पूर्व मुझे जब ये उसका आंदोलन था, खालिस्तान का मूवमेंट था, उस समय भी हमको रात रात दिन दिन जगह जगह पे सेवाएं देनी पड़ी। लेकिन ये सब सेवा का भाग है। लखनऊ का गेट नंबर 3 मशहूर है विधानसभा के सामने, जहाँ पर नित्य प्रति किसी न किसी तरह की धरने, प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि होते रहते हैं। और उस सब के बीच में कुछ समाज के अच्छे लोग भी आते हैं जिनको अपनी बात कहने की क्षमता होनी चाहिए। असल में एक सिविल सर्वेंट का मुख्य गुण कम्युनिकेशन है। अगर आप एक अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जनता से बात कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से लोग समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज के प्रति आज भी जनमानस में बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन अंग्रेज़ों की तरह का जो आतताई व्यक्तित्व या उस तरह का चरित्र न होकर अगर आपका एक सहज मैत्री का चरित्र हो तो लोग सम्मान भी देते हैं, बात भी मानते हैं। और समाज के कुछ लोगों को हम अशांति की दशा में या कानून व्यवस्था की दशा में उनसे निवेदन करके, बात करके, इंटरेक्शन करके हम समाज में एक अच्छाई, मतलब एक शांति भी ला सकते हैं। ओके, तो ये इंटरव्यू बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी का, पीसीएस का, एसएससी का, बैंकिंग का। तो उन्हें क्या मैसेज देंगे कि जनरल स्टडीज़ की या करंट अफेयर्स कैसे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे तैयार करें? इस समय तो सबसे बड़ा संकट है बच्चों के सामने कि वे कोरोना के कारण काफ़ी थके हुए से थकान महसूस कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि हमें इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जनरल स्टडीज़ या कोई भी पेपर हो, सिविल सर्विसेज का हो, पीसीएस परीक्षा का हो, बैंकिंग परीक्षा का हो, एक तो इन परीक्षाओं का समय से संपादित न होना बच्चों के लिए काफ़ी निराशाजनक है। होना ये चाहिए कि यूपीएससी को अपने साल भर की परीक्षाओं को वो कर लेना चाहिए, कैटलॉग कर लेना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि सारे बच्चे जो हैं उनके मन में यह स्थिरता बनी रहेगी कि कब परीक्षा होनी है। तो मेरा विचार ये है कि सिविल सर्विसेज का चाहे जीके का प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्रों की प्रकृति बच्चों को मालूम है। इस समय आत्मनिर्भर की भारत की बात है,
अभियान की बात है। क्या सभी बच्चों को आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे मुद्दों पर और प्रधानमंत्री जी के जो संबोधन हैं या प्रधानमंत्री जी की जो वरीयताएँ हैं उनके बारे में अपने को अपडेट रखना चाहिए। ये सब के सब प्रश्न जीके के तमाम प्रश्न पत्रों में अभिव्यक्त होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सांस्कृतिक चेतना, बदलते दौर में हम कैसे किस तरह की राजनीतिक संस्कृति विकसित हो रही है, इन सब पे अपने को अपडेट रखना होगा। तब मेरे ख्याल से जीके की परीक्षा एक अच्छे तरीके से अटेंड की जा सकती है। अच्छा, एक आईएएस ऑफिसर जब बनने के बाद फीलिंग क्या होती है, या आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? देखिए, मैस्लो की थ्योरी है कि सबसे पहले आदमी जो है अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जुटता है, उसके बाद जुटता है अपने सामाजिक सम्मान के लिए। तो ये आईएएस की परीक्षा या पीसीएस की परीक्षा में आपका आत्मसम्मान थोड़ा उच्च स्तर का रहता है। उससे आदमी को ये लगता है कि मैं समाज में मेरी भी गिनती है। मतलब अभी बहुत एक मास के जगह पे उसकी एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनैलिटी उभर के आती है और उसे तमाम अपॉर्चुनिटी भी मिलती हैं, जहाँ पर अपना कौशल, अपनी रीति नीति, अपने व्यक्तित्व की परख, अपने व्यक्तित्व की ताकत को वो लोगों को समझा सकता है, बता सकता है। तो ये सोशल स्टीम पे इसका बहुत हुआ है। और जो लोगों ने अच्छा काम किया, मेरे समय में एक मेरे पीछे एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, वो इतने प्रभावशाली लोग थे कि मेरे ख्याल से आईएएस फ्रेटर्निटी भी उनको जिस सम्मान से देखती थी वो कम ही पीसीएस अफसर को मिलता है। ओके, तो ये जो कोविड-19 की वजह से इतना लंबा लॉकडाउन रहा, वो हेल्थ सिस्टम क्योंकि इतने सारे केसेस को मैनेज नहीं कर सकता था, हेल्थ सिस्टम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए, तो इस वजह से ये लॉकडाउन रहा। लेकिन क्योंकि सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो इकोनॉमी हो गया, बिजनेस हाउसेस हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो हेल्थ सिस्टम को बचाने के लिए या ज़्यादा प्रेशर ना आए उस वजह से लॉकडाउन किया गया। और लॉकडाउन की वजह से जॉब्स में भी लॉसेस हो रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी कमी आ रही है। तो क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या होना? गवर्नमेंट ने प्रारंभ में लॉकडाउन जिस परिस्थिति में लागू किया उसमें उनको भौतिक तैयारियां करने के लिए कुछ समय चाहिए था, तो कुछ समय तो वो सहन करने का विषय था। लेकिन अब जब इकोनॉमी थोड़ा कमज़ोर पड़ गई है और हमारे लोगों का माइग्रेशन भी बढ़ा है, पर्वतीय क्षेत्रों में गाँव की ओर लोग लौटे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब हमको आर्थिक मोर्चे पर पूरी युद्धबंदी की नीयत से काम करना चाहिए और लोगों के लिए वैकल्पिक रोज़गार के भी अवसरों को जनरेट करना चाहिए। और लोगों को भी यह समझना चाहिए, छात्र छात्राओं को भी यह समझना चाहिए कि हम अपनी परीक्षा के साथ साथ अपना स्किल डेवलपमेंट, रीस्किलिंग एंड अप स्किलिंग पे काम करें, ताकि वे परीक्षा जिस दिन भी हो या उनके पास कोई ना कोई वैकल्पिक शक्ल का तैयारी ज़रूर बन सके। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। समय अच्छा बुरा सभी के साथ रहता है। मैं भी बहुत छोटी सी जगह, महमूदाबाद एक तहसील है सीतापुर ज़िले की, जहाँ पर कि लाइब्रेरी भी नहीं थी, कोई पुस्तकालय भी नहीं था। मैंने भी वहाँ रह के अकेले पढ़ाई की, ना कोई टीचर था। लेकिन बाद में जब निकल गए, लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर ये जगह थी, कभी लखनऊ जाते थे, पुस्तकें क्रय करते थे, तो जितना संभव था उतना प्रयास किया। तो छात्रों को एक तो चरैवेद निरंतर प्रयास करते रहें और अपनी स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग पे ज़रूर विचार कर लें, क्योंकि ये भी एक भविष्य का रोज़गार की पहल बन सकता है। ओके, आप इतने लंबे टाइम तक आईएएस ऑफिसर यहाँ पर रहे, तो आपने उत्तराखंड में बहुत चेंजेस देखे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में या जो टूरिज़्म इकोनॉमी में बहुत चेंजेस देखे हैं। तो अब आने वाले 20-25 साल में आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, या आपको क्या लगता है क्या चेंजेस हो जाएंगे इकोनॉमी? देखिए, उत्तराखंड में आने वाले 20-30 वर्षों में बहुत अच्छा होगा। इसलिए अच्छा होगा कि जो हमारी ये सड़कें बन रही हैं, 4 धाम रोड बन रही हैं,
रेलवे बन रहा है, मेट्रो रेल चल रही हैं, इन सब का फ़ायदा कम से कम उत्तराखंड में ही मिलेगा। इसके लिए एक नई तरह की ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत होगी। वो ब्यूरोक्रेसी के लिए हम क्या अपनी स्किल्स को प्रमोट कर सकते हैं? यहाँ पर इतने ज़्यादा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या वो इस तरह के कोर्स शुरू कर सकते हैं कि जिनका रेलवे में फ़ायदा मिले, जिनका चारधाम रोड्स के और उसके उठने वाले प्रभाव प्रतिप्रभाव उनके बारे में काम कर सकें? तो हमें सोचना ये होगा कि आने वाले 20-30 वर्षों की जो पीढ़ी आज उस छात्र रूप में है, वो पीढ़ी देश की मुख्य धारा को ज्वाइन करेगी। युवा वर्ग उस समय तक थोड़ा उम्र में अधिक वय में पहुंच चुका होगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वर्तमान युवा जो हमारा छात्र समुदाय है, इन दोनों को मिलके देश को 20 साल बाद का बनाना है। तो ऐसे कोर्सेज आने चाहिए जो 20 साल बाद हमारे हर क्षेत्र में संभव हो सके और उनके लिए अभी से मैन पावर तैयार किया जा सके, क्योंकि कोई भी देश अब युवा शक्ति या युवा स्किल्स के बिना जीवित काम नहीं कर सकता। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्किल मैपिंग हो बच्चों की, नए नए कोर्सेज लॉन्च किए जाएं और इन नए कोर्सेज से छात्रों की जो पहल है उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये सब काम हमारा है, हमें बच्चों को दिशा निर्देश देने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो रहा कि बच्चों को केवल जॉब सीकर नहीं बनना, जॉब क्रिएटर भी बनना है, ताकि अपना स्किल डेवलपमेंट से आप कह रहे हैं कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, जॉब सीकर के साथ साथ जॉब क्रिएटर भी बनना है। हाँ जी। और इसके लिए कोई वो नहीं है, मैंने तमाम लोगों को देखा है। मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा सा सब्जी वाला है, उसने ऑर्गेनिक का बोर्ड लगाया है। तो उस ऑर्गेनिक के बोर्ड से उसकी जो सब्जी है उसकी बिक्री 3 घंटे का मार्केट लगाता है, लेकिन उसकी बहुत अच्छी खासी बिक्री। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें वो होंगी। देखिए, आदमी को रोटी कपड़ा और मकान की हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो रोटी कपड़ा और मकान में तो हम खेती पे काम करें, हम नए हाउसिंग पे, स्लो हाउसिंग पे मतलब उस तरह का काम करें जो बहुत ज़्यादा हैवी सीमेंटेड या वो ना हो, और नए नए विकास के अवसरों को पहचानें, चिन्हित करें और उनको अवसरों के अनुरूप विकास भी हो। हाँ जी। तो अब उसके अलावा जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं तो वो डाउट में रहते हैं, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मैगज़ीन पढ़ते हैं तो बहुत सारी न्यूज़ रहती हैं, तो क्या न्यूज़ पढ़नी चाहिए, क्या छोड़नी चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है। तो एक स्मार्ट स्टडीज़ कई बार नहीं होती, हार्डवर्क तो ज़रूर हो जाता है। तो आप क्या मैसेज देंगे कि कैसे स्मार्ट स्टडीज़ होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं भी जब पढ़ता था और सिविल सर्विस की तैयारी करता था तो मैं भी स्मार्ट स्टडी के बजाय जो हाथ में लग जाता उसी को पढ़ना शुरू कर देता था। इससे क्या हुआ, समय का अपव्यय भी होता है और करेक्ट गाइडेंस भी नहीं होती। इस संबंध में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मदद कर सकते हैं कि हम क्या छोड़ें, क्या वो पढ़ें। लेकिन एक बात और है कि आजकल सूचना का प्रवाह इतना तीव्र और इतना बहुआयामी हो गया है कि हम उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। विवेक इस बात पे निर्भर करता है कि हम कैसे उसको सीविंग कर सकें। छलनी में जैसे वो कूड़ा अलग हो जाता है और उसका सार तत्व तो अलग हो जाता है, उस तरह की सीविंग करने का मन बनाना पड़ेगा। तो छात्रों को हर प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तक, हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो एक और सुझाव है, मेरे एक अध्यापक थे, वो ये कहते थे, गद्य कविनाम निक्षम बदंती। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप जितना लिखेंगे, कवियों की कसौटी कहते हैं गद्य होती है, जितना लिखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उतना सक्षम बनेंगे, उतना आपको अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी को सुधारने में ताकत मिलेगी। ओके, तो आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि की टू सक्सेस, सफलता के लिए क्या ज़रूरी है? बच्चे जो सफल होते हैं तो क्या ज़रूरी है, कैसे सफल होंगे? सफलता के लिए सबसे बड़ा गुण है आत्मविश्वास
और समय का उपयोग। जब हम समय का उपयोग करते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं और एक निरंतर जो चरैवेति मैंने अभी ऊपर कहा कि उसका एक भावबोध लेके चलते हैं, तब निश्चित रूप से बच्चों के अंदर एक कंटिन्यूटी ऑफ स्टडी रहती है। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्टडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको 4 घंटे पढ़ने की आदत है, आप 4 ही घंटे पढ़िए, लेकिन 4 घंटे में 1 घंटा लेखन का अभ्यास जरूर करिए। इससे क्या होगा कि आपके भ्रम, संशय, कभी कभी आपको, मैं जैसे मेरे पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी था, लेकिन मेरे पीछे परीक्षा में और उसका अध्यापक भी रहा हूँ, सबसे कम नंबर पॉलिटिकल साइंस में ही आए, सबसे अधिक नंबर नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी में आए। अच्छा। तो मेरे को ये लगा कि हम, चूँकि उसमें अतिशय नॉलेज थी, पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक भी थे, पढ़ा भी था, एमए भी किया था, तो पीएचडी भी कर रहा था, तो उसमें मेरे को, हमने अधिक नॉलेज से अधिक सफलता नहीं मिलती है। नॉलेज की वैज्ञानिकता और नॉलेज की सारगर्भित होने से वैज्ञानिक सफलता मिलती है। उसकी ओर हमको प्रयास करना। ओके, थैंक यू सर, इट वाज प्योर प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपने अपना प्रीवियस टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीनियर आईएएस ऑफिसर जो अभी अभी रिटायर हुए हैं मई 2020 में। तो उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ इनसे सीखा होगा और की टू सक्सेस या कैसे स्मार्ट स्टडीज़ करनी है वो सब समझा होगा। धन्यवाद।